दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि असल में ये पैसा आया कैसे? मतलब ऐसा क्या हुआ कि इंसानों को पैसा लाना पड़ा? यूं तो पैसा आज हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने का काम करता है, मगर इन जरूरतों के बदले में पैसा ही क्यों? दुनिया के किसी भी इंसान को किसी और चीज में इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो हर कोई यहाँ पर इंटरेस्ट लेता है। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि ये पैसा जो आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है, असल में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आगे चलकर इस पैसे का फ्यूचर क्या होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि पैसा कभी भी एक सेम साइज या सेम स्ट्रक्चर में रुका ही नहीं, बल्कि लगातार टाइम के साथ साथ इसमें एवोल्यूशन होता गया। तो चलो फिर एकदम शुरुआत से जानते हैं, जब पैसों का कोई नाम और निशान ही नहीं था, मतलब पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आज से करीब 5000 साल पहले जब पैसे मौजूद ही नहीं थे, ये वो टाइम था जब आदि मानव रहा करते थे। उसी टाइम से इंसानों ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, जिसमें आग, पहिया, औजार, ये सभी चीजें शामिल हैं। पर इन सभी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुआ मनी का। लेकिन इसको हम डायरेक्ट मनी नहीं बल्कि इनडायरेक्ट मनी बोलेंगे। उस टाइम भी लोगों की अपनी बहुत सी जरूरतें हुआ करती थी, लेकिन उस बेस पर उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही थी जैसी चाहिए थी उनको। इसीलिए लोगों ने फिर आपस में भाईचारा दिखाना शुरू किया, जिससे सबका भला हो। और यहाँ जन्म हुआ बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम मनी के इन्वेंशन की सबसे पहली स्टेज थी। उस टाइम पर इंसान प्रैक्टिकली उतने डेवलप्ड और मैच्योर नहीं थे, मतलब वो अचानक से कोई एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते थे। इसलिए उन्होंने बड़ी ही सिंपल सी चीज को पकड़ा कि आपस में जरूरतों के हिसाब से चीजों को बांट लेंगे। जैसे मान लो मेरे पास चावल है और आपके पास मिल्क है। आपको राइस की जरूरत है, मुझे मिल्क की। तो हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों चीजों को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, जिससे मेरी भी जरूरत पूरी हो जाएगी और आपकी भी। वरना तो फिर मिल्क के लिए मुझे एक स्पेशलाइज्ड मिल्कमैन बनना होगा। और जरूरतें इतनी सारी थी कि हर चीज में स्पेशलाइज्ड होते होते जिंदगी निकल जाए। इसीलिए बार्टर सिस्टम के थ्रू लोगों ने चीजें एक्सचेंज करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने का सोचा, जो कि उस वक्त के लिए एकदम सही था। लेकिन जैसा कि हमको पता है कि हर चीज में एक टाइम के बाद लिमिटेशंस आनी शुरू हो जाती है, कुछ ऐसा ही बार्टर सिस्टम के दौरान भी शुरू हो गया। कई ऐसी बड़ी दिक्कतें थी जो फेस करनी पड़ रही थी लोगों को, जिसमें पहली बड़ी दिक्कत थी जरूरतों का डबल इत्तेफाक हो जाना। मतलब जैसे मेरे पास कपड़े हैं और मुझे एक्सचेंज में राइस चाहिए। अब मैं अपने कपड़ों को लेकर आपके पास जाता हूँ, बट आपके पास राइस तो है मगर आपको कपड़ों की जरूरत नहीं है। तो इस केस में हम दोनों की डीलिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि कोई भी इंसान एक्सचेंज में आपको तभी कोई सामान देगा जब उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अगर उसकी रिक्वायरमेंट अलग हुई तो बार्टर सिस्टम की डीलिंग तो फेल ही हो जाती है। दूसरी दिक्कत थी एक्सचेंज प्रोडक्ट की वैल्यू सेम ना होना। ये दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर था, जिस वजह से बार्टर सिस्टम को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आपको भी पता है कि हर चीज की अपनी एक वैल्यू होती है। और आज के टाइम में तो हम उसको कैश के थ्रू ही डिफाइन करते हैं, लेकिन उस टाइम पर तो कैश वगैरह था ही नहीं। अगर हमको कोई बाइक दे रहा है तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसके बदले में हम उसको एक कार ही दे दें, क्योंकि प्राइस के हिसाब से हमें इन दोनों का डिफरेंस पता है। अब ऐसा ही कुछ उस टाइम भी लोगों को महसूस हो रहा था। मतलब एक्सचेंज के दौरान उस टाइम में बिना किसी फिक्स प्राइस या मॉनेटरी वैल्यू के सेलिंग और परचेजिंग में एक तरह का इनवैलिड ट्रेड हो जाता था, और लोगों को उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती थी जितना डिजर्व करते थे वो। तो इस दिक्कत को देखते हुए अब लोगों ने मनी के दूसरे फॉर्म को इन्वेंट किया। अब उनको चाहिए था कि मनी का एक ऐसा फॉर्म हो जिसे आसानी से अपनाया जा सके। तो इसके बाद जो उन्होंने इन्वेंट किया वो था एनिमल मनी, मतलब जानवरों को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना। यानी किसी भी सामान को खरीदने के बदले में हमें किसी को एनिमल देना होगा, जस्ट लाइक हॉर्स, शीप, गोट, काऊ वगैरह। बट यस, ये तरीका भी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया, क्योंकि भाई इसमें तो पहले वाले से भी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। जैसे अगर मेरे पास कोई एनिमल मनी के तौर पर है एंड किसी वजह से वो बीमार पड़ जाता है या मर जाता है, तो इसके बाद तो फिर इसको कोई भी एक्सचेंज नहीं करेगा और लॉस हो जाएगा आपका। साथ ही साथ इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी कई दिक्कतें आने लग रही थी, खासकर तब जब दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में ट्रेड हुआ करता था। उस सिचुएशन में तो एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो इस वजह से एनिमल मनी को भी बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया गया। जिसके बाद मनी का एक और नया दौर आया, जो था मेटालिक मनी। मतलब यहाँ पर कुछ मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब को करेंसीज के तौर पर यूज किया जाने लगा। अब शुरू तो ये कर दिया, लेकिन उस समय पर मेटल्स इतने ज्यादा निकल कर सामने नहीं आ पाते थे जिससे किसी भी कामयाब डील को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो ये जानते थे कि मेटल्स आखिर होते कहाँ हैं। साथ ही साथ मेटल्स को बार बार चेकआउट करना, इसका वेट तोलना, प्योरिटी को परखना, ये सब बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए मेटल्स को अब एक शेप दी गई और इनको अब मेटेलिक कॉइन कहा जाने लगा। ये बिल्कुल आज के चिल्लर की तरह थे।
एक अच्छा काम अब ये हो गया कि मेटालिक कॉइन्स अब एक मॉनेटरी वैल्यू निकलनी शुरू हो गई। जैसे जिन मेटल्स की स्कैरसिटी ज्यादा होती थी और जो बहुत मुश्किल से मिलते थे, जैसे गोल्ड और सिल्वर वगैरह, तो इन सभी की वैल्यू काफी ज्यादा थी। और जो भी चीप मेटल्स के होते थे, जैसे एल्यूमिनियम, निकल वगैरह, कंपैरेटिवली इनकी वैल्यू कम होती थी। तो अब कुछ इस तरह परचेसिंग और सेलिंग होनी शुरू हो गई। मतलब अगर मुझे कोई नॉर्मल चीज खरीदनी है तो मैं एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करूंगा, और अगर मुझे कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदनी है तो मैं गोल्ड या फिर सिल्वर का इस्तेमाल करूंगा। बट यहाँ पर चाहे मेटालिक कॉइन का कितना भी अच्छा डिवीजन हो गया हो, 100% प्रॉब्लम तो अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी, बल्कि ये कहो उल्टा बढ़ने वाली थी। मेटल्स आपको पता है काफी हैवी होते हैं, और तब कहीं भी डीलिंग के लिए इनको कैरी करना पड़ता था। तो एक पॉइंट पर आकर ऐसा होता था जब कुछ ट्रेडर्स बहुत बड़ी डील करते थे, तो पहले तो उनको एक बड़ी सी चीज में इन मेटालिक कॉइन्स को कलेक्ट करना होता था, फिर इस भारी वजन को कैरी भी करना पड़ता था। फिर रास्ते में अगर लुटेरे वगैरह मिल जाएं तो इसको लेकर वो भाग भी नहीं सकते थे। तो ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो यहाँ भी फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन जब जब प्रॉब्लम क्रिएट होती थी तब हमने उसके सॉल्यूशन के तौर पर इनोवेशंस करके दिखाए, और ठीक ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। अब ट्रेडर्स बहुत सारे मेटालिक कॉइन्स को इधर उधर ले जाने की बजाय उन सभी को किसी बड़े एजेंट को सौंप दिया करते थे, और बदले में उससे उन कॉइन्स की काउंटिंग की रिसिप्ट ले लिया करते थे। इससे ये श्योर था कि हमारे पास इतने मेटालिक कॉइन है, यानी मनी है, और हम इसके थ्रू कुछ भी परचेज कर सकते हैं। यहीं से इन्वेंशन हुआ एक और मनी फॉर्म का, जिसे हम कहते हैं पेपर मनी, यानी कि आपका जो पैसा है वो एक पेपर पर है। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी कुछ टाइम तक ही चला, क्योंकि सिर्फ एक पेपर पर लिखे हुए कुछ नंबर से बड़ी ट्रेड डील्स को क्लेम नहीं किया जा सकता था, और साथ ही साथ कई ट्रेडर्स तो इसको रिलायबल भी नहीं मानते थे। बस इसी को ध्यान में रखते हुए अथॉरिटी ने हम पेपर नोट्स को ऑथराइज करके लागू कर दिया। अब यहाँ पर जन्म हुआ कैश का, और बस वही पेपर नोट अब एक वेरीफाइबल कैश में कन्वर्ट हो गया। ऑलमोस्ट काफी ज्यादा दिक्कतें अब कम हो चुकी थी, लेकिन अब ये दिक्कत पैदा हो रही थी कि इतने सारे कैश को आखिर हम जमा करके कहाँ पर रखें। जस्ट बिकॉज ये सभी पेपर नोट्स हैं तो ये फट सकते हैं, भीग सकते हैं, खराब हो सकते हैं, या चोरी भी हो सकते हैं। इसीलिए अब बैंक्स खुलने शुरू हुए जिसमें आप अपने कैश को स्टोर रख सकते थे। इससे पैसों का चोरी हो जाने का डर, फट जाने का डर, बर्बाद हो जाने का डर, इस सब से छुटकारा मिल गया लोगों को, और सबके जमा किए गए वो पेपर नोट्स यानी कैश सेफ्टी से उनके बैंक अकाउंट में सेफ रहने लग गए। बट आज जो आप काउंटिंग की मशीन्स वगैरह देखते हो, ये उस टाइम पर नहीं थी। तो बैंक के कर्मचारियों को खुद बार बार पैसों को निकालने में या किसी और को निकालने पर लगाना, ये सब बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी था। इसी से बचने के लिए एक नई फॉर्म को लाया गया, जिसको चेक के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। चेक एक्चुअल में मनी नहीं है, बल्कि आपने जितना भी पैसा अपने अकाउंट में सेव करके रखा है, उसे विड्रॉ करने या किसी को भी ट्रांसफर करने का ये एक बहुत ही सूटेबल तरीका था। इससे तो फिर आगे ग्लोबल इकोनॉमी भी इंप्रूव हुई, क्योंकि अब सिर्फ एक चेक से कितना भी पैसा ट्रांसफर होना पॉसिबल था। लेकिन मनी का एवोल्यूशन यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि कुछ ही समय बाद इसका एक नया वर्जन लाया गया, जो कि था प्लास्टिक मनी। अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी पेपर नोट, चाहे वो कैश हो या चेक हो, बहुत लंबे टाइम तक तो फ्रेश नहीं रह पाएगा। कभी न कभी जाकर तो वो सड़ने या गलने की हालत में आ जाएगा। लेकिन इस तरह का प्लास्टिक खराब होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो लोग इसको सालों साल चला सकते हैं। तो इन सबको फिर ध्यान में रखकर आया क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, और यही प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। आज के टाइम में यह मनी एवोल्यूशन का सबसे अपडेटेड वर्जन है, और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मनी के नाम से भी जानते हैं। इसी से जुड़ा है ई बैंकिंग या कहें डिजिटल पेमेंट्स, जिसका आज हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ना सिर्फ हमारे ट्रांजैक्शंस को सिक्योर रखता है, बल्कि हम इसके थ्रू हर जगह इजीली ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। तो देखा आपने, एक बहुत ही कॉमन सी नीड को फुलफिल करने से लेकर आज मनी का एवोल्यूशन कितने एक्सीलेंट और टॉप वर्जन तक पहुंच चुका है। और यही रीजन है कि हम सभी इकोनॉमिकली ज्यादा ग्रो कर पाए, प्लस सभी की जरूरतें पूरी हो पाई। मगर यहाँ पर एक सवाल है कि हमने इस पूरी जर्नी में देखा कि मनी का एवोल्यूशन कहीं भी रुका नहीं, तो क्या आगे भी इसका एवोल्यूशन हमें देखने मिल सकता है? तो यस, बिल्कुल ये हो सकता है। बट कैसे और किस फॉर्म में, जरा ये समझ लेते हैं। एक टर्म है जिसने अपने टाइम में बहुत फेम बटोरा और बहुत ज्यादा लोगों को इंस्टेंटली प्रॉफिट्स भी दिए, वो था क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बिटकॉइन सबसे ज्यादा फेमस था, जो इंडिया में अभी फिलहाल ना तो लीगल है ना इलीगल। मतलब कोई खास रूल नहीं है इसको लेकर, और अब तो ज्यादा कोई हाइप भी नहीं है इसकी। बट पहले आपने बहुत से समझदार लोगों की जुबानी सुना होगा कि क्रिप्टो तो भाई फ्यूचर है इंडिया का, और इसको इस करेंसी हर जगह पर यूज किया जाएगा। पर यह प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत निकली, क्योंकि इसकी भी कई नेगेटिव साइड्स हैं। पहला तो इसकी प्राइसिंग बहुत फ्लक्चुएट करती है, ये सेम रेट पर ज्यादा लंबे टाइम तक टिक ही नहीं पाती। इसके अलावा कई इलीगल ट्रांजैक्शंस भी इसमें हो सकते हैं, डेटा लॉस का रिस्क रहेगा,
और पेमेंट रिवर्सल का भी डर रहेगा, यानी कि अगर कहीं भी आपकी गलती से पेमेंट चली गई तो आप उसको किसी भी तरह से रिफंड नहीं ले पाओगे। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये बात तो फिक्स है कि सेंट्रल बैंक इसके स्टेबल पोजीशनिंग से पहले इसे अलाउ ही नहीं करेगी। लेकिन बावजूद इसके गवर्नमेंट और लगभग हर नेशन एक कैशलेस सिस्टम को बनाने की तैयारी में है ताकि इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शंस को और इजी किया जा सके। तो अभी एक नया टर्म आपको इन फ्यूचर देखने मिल सकता है जो है CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आप में से कई लोग तो इसके बारे में ऑलरेडी जान गए होंगे। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये हर कंट्री की सेंट्रल बैंक इशू करेगी क्योंकि इसके कुछ बहुत शानदार बेनिफिट्स हैं। ये कुछ इस तरह के डिजिटल फॉर्म में होगा और क्योंकि इसमें करेंसी आज के टाइम की होगी तो ये कंफर्टेबल भी होगा हमारे लिए। अब देखो, इतिहास गवाह है कि कभी भी हम ह्यूमन एक जगह पर रुकते नहीं हैं क्योंकि चेंज तो नेचर का रूल है, हर पुराने के बाद में एक नया आना ही है।